हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 6 की हिंदी। हिंदी व्याकरण में हमने प्रीवियस लेक्चर में क्रिया शुरू किया था। क्रिया के हमने यहाँ दो भेद पढ़े। तो सबसे पहले क्रिया क्या होती है। किसी भी वाक्य में काम के होने या करने का बोध कराने वाले शब्द क्रिया कहलाते हैं। जैसे राम खेलता है, तो यहाँ पर काम क्या हो रहा है, खेलने का काम हो रहा है। तो ये आपका खेलता है, ये किसी काम के होने का बोध करा रहा है, यानी कि ये आपकी क्रिया है। वह सुबह उठ जाता है, तो यहाँ उठने का काम हुआ है, यानी कि काम क्या हो रहा है, उठने का हो रहा है। इसके बाद आपको यहाँ पर आपको मैंने कर्ता बताया था। कर्ता और कर्म क्या होता है। कर्ता, किसी वाक्य में काम करने वाले को ही क्या कहा जाता है, कर्ता कहा जाता है। यानी कि जो काम करता है उसी को कर्ता कहा जाएगा। ठीक है। कर्म क्या होता है, तो कर्ता से पहले आप देखिए एक वाक्य में देखिए, रमेश रो रहा है। रमेश रो रहा है, तो यहाँ कर्ता कौन है, काम कौन कर रहा है, रमेश कर रहा है। तो यहाँ पर रमेश आपका कर्ता है। दूसरा वाक्य यहाँ पर मैंने लिखा, रोहन आम खा रहा है। तो देखो यहाँ पर काम कौन कर रहा है, काम रोहन कर रहा है, यानी कि रोहन यहाँ पर करता है। अब आम खा रहा है। अब देखिए दो चीजें होती हैं। आप कोई काम करते हो, काम करने का जो प्रभाव है वो किस किस पर पड़ता है। जो भी काम करेगा या तो वो कर्ता पर पड़ेगा या कर्ता के अलावा किसी अन्य पर भी पड़ेगा। तो कर्ता के अलावा किसी काम का प्रभाव जब किसी अन्य पर पड़े तो वो आपका कर्म कहलाता है। जैसे देखिए यहाँ पर रमेश रो रहा था, तो इस काम का प्रभाव सिर्फ और सिर्फ रमेश पर पड़ेगा। इसके अलावा कर्ता के अलावा किसी और पर नहीं पड़ेगा, क्योंकि रमेश आपका कर्ता है। अब यहाँ हम क्या कह रहे हैं, रोहन आम खा रहा है। रोहन क्या खा रहा है, आम खा रहा है। तो देखिए सबसे पहले रोहन पर तो प्रभाव पड़ेगा ही, क्योंकि वो करता है। अब देखिए यहाँ कर्म पर प्रभाव पड़ रहा है। कर्ता के अलावा कर्म पर भी, इसको कर्म कहा जाएगा। जो काम क्रिया का प्रभाव कर्ता के अलावा किसी अन्य पर पड़े वो आपका कर्म कहलाता है। तो यहाँ पर आम आपका कर्म है। तो इन दो चीजों को आप देखें, कर्ता क्या होता है, किसी भी वाक्य में काम करने वाला कर्ता कहलाता है, और कर्म क्रिया का प्रभाव कर्ता के अलावा जिस पर पड़े उसे कर्म कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर जिस भी वाक्य में कर्म है वो आपका सकर्मक कहलाता है। बिल्कुल सिंपल भाषा में मैं आपको बताऊं तो जिस वाक्य में आपको कर्म दिख रहा है वो सकर्मक, और जिसमें कर्म नहीं है वो अकर्मक। अ का मतलब अभाव, जिसमें ना हो। तो जिसमें कर्म ना हो उसे अकर्मक, अ का मतलब ना के ना होता है। तो यहाँ पर अ ना या अभाव, तो यहाँ पर कर्म नहीं होगा। अकर्मक क्रिया में आपका कर्म नहीं होगा, और सकर्मक क्रिया में आपका क्या नहीं होगा, यहाँ पर आपका कर्म होगा। तो ये जो दो यहाँ पर हमने क्या किए हैं, अकर्मक और सकर्मक जो क्रिया है ये किसके आधार पर, तो इसको आप लिख सकते हैं कर्म के आधार पर। कर्म के आधार पर, कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। ये जो भेद हुए हैं ना, अकर्मक और सकर्मक, ये कर्म के आधार पर है। यानी जिसमें कर्म है वो अकर्मक, सॉरी जिसमें कर्म है वो सकर्मक, और जिसमें कर्म नहीं है वो आपका अकर्मक कहलाता है। तो यहाँ पर अकर्मक क्रिया और सेकंड है सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया, अकर्मक और सकर्मक क्रिया। ठीक है, तो इसे नोट करें। ये जो भेद है ये किसके आधार पर है, ये कर्म के आधार पर है। अब अकर्मक क्या होता है, अकर्मक के बारे में थोड़ा सा आप लिख लेंगे। जिस वाक्य में कर्म की आवश्यकता नहीं होती है, कर्म की
जिस वाक्य में कर्म की आवश्यकता नहीं होती है, उसे कहेंगे आप क्या? अकर्मक। और जिस वाक्य में कर्म की आवश्यकता होती है, जिस वाक्य में कर्म की आवश्यकता होती है वो आपकी सकर्मक क्रिया कहलाती है। ठीक है, तो इसे नोट करें। जैसे आप इसका उदाहरण लिखें, रीता रो रही है, रीता रो रही है। ठीक है, बालक हंस रहा है। तो यहाँ पर आपको कोई भी कर्म की आवश्यकता नहीं पड़ी, यहाँ कर्म की आवश्यकता आपको नहीं पड़ी, इसलिए ये आपकी अकर्मक क्रिया कहलाएगी। तो इसका उदाहरण, माँ ने खरगोश पकड़ा। तो देखिए यहाँ पर माँ ने काम क्या किया? खरगोश पकड़ने का काम किया। क्या पकड़ने का काम किया, और किसको पकड़ा? खरगोश को पकड़ा। ठीक है, दूसरा उदाहरण आप लिख सकते हैं, रमेश सेब खा रहा है, रमेश सेब खा रहा है। ठीक है, तो आप इन वाक्यों में देखिए, यहाँ पर आपको कर्म दिखाई दे रहा है। यहाँ इन वाक्यों में कर्म की आवश्यकता पड़ी, और ये बिना कर्म के ही ये वाक्य आपके कंप्लीट हो गए हैं। यहाँ पर कर्म की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो ये है आपके कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। चलिए इसे नोट करें। अब जो आपके पास यहाँ सकर्मक क्रिया है, यहीं पर मैं इसको फ्लो चार्ट के माध्यम से बताऊंगी। जो आपके पास यहाँ पर सकर्मक क्रिया है, इसके भी दो उपभेद हैं। सकर्मक क्रिया के भी दो उपभेद हैं। जो आपकी सकर्मक क्रिया है, इसको मैं इस प्रकार से लिखूं, इसके भी दो भेद हैं। तो देखिए सकर्मक क्रिया के दो भेद। पहला है यहाँ पर, मैं इसी प्रकार से यहाँ से भी लिख सकती थी इसको, तो इसको आप चाहें तो ऐसे ही लिख सकते हैं, ऐसे हो गया है ये। तो एक कर्म एक अलग हो जाएगा, एक कर्मक। एक कर्मक क्रिया, और दूसरा हो जाता है द्विकर्मक क्रिया। यानी कि अब सकर्मक क्रियाएं जो हैं, जिसमें कर्म की आवश्यकता पड़ी है, वहां पर भी कहीं किसी वाक्य में आपको एक ही कर्म दिखेगा। आप इन वाक्यों में, इन उदाहरणों में आपको एक ही कर्म दिखा, खरगोश और सेब। लेकिन कभी कभी किसी वाक्य में आपको दो कर्म भी दिखेंगे।
तो नाम से ही पता चल रहा है एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। तो इसको आप लिखेंगे सकर्मक क्रिया भी दो प्रकार की होती है, इसके भी दो उपभेद हैं, एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। चलिए इसको नोट करें। अब इसकी परिभाषा लिखने की आवश्यकता नहीं है, मैं सीधे सीधे आपको समझा देती हूँ। एक कर्मक जिसमें एक ही कर्म हो, इसके नाम से ही पता चल रहा है। द्विकर्मक जिसमें दो कर्म हो। ठीक है, अब मैं उदाहरण यहाँ लिखूं, इसका एक उदाहरण लिखते हैं। जैसे एक कर्मक क्रिया का माँ खाना बना रही है, माँ खाना बना रही है। तो यहाँ पर देखिए काम हो रहा है बनाने का, ये इसकी सहायक क्रिया है। काम हो रहा है बनाने का, क्या बन रहा है? खाना। तो किस पर प्रभाव पड़ेगा? प्रभाव एक तो कर्ता माँ पर पड़ेगा और दूसरा कर्म पर। यहाँ पर एक कर्म है और वो है आपका क्या? वो है आपका खाना। ये तो आपका एक कर्मक क्रिया का उदाहरण हो। द्विकर्मक क्रिया का उदाहरण देखिए, माँ ने सोहन को खाना खिलाया। दूसरा वाक्य है माँ ने सोहन को खाना खिलाया। अब इस वाक्य को बड़े ध्यान से आप देखेंगे, माँ ने सोहन को खाना खिलाया। इस वाक्य को आप ध्यान से देखिएगा। देखिए इसको मैं इसी के साथ लिख देती हूँ, खाना खिलाया। देखिए ये वाक्य यहाँ कंप्लीट है। कर्ता कौन है? माँ है। कर्ता कौन है? माँ है। ठीक है, काम क्या हुआ है? खिलाने का काम हुआ है। काम हुआ है किसका? खिलाने का यहाँ पर काम हुआ है। कर्ता आपकी माँ हो गई। अब देखिए माँ ने किसको खिलाया खाना? भाई सोहन को खाना खिलाया। एक कर्म तो ये है, क्योंकि जब माँ सोहन को खाना खिलाएगी तो इसका प्रभाव सोहन पर भी पड़ेगा। कार्य का प्रभाव, क्रिया का प्रभाव एक तो सोहन पर पड़ेगा, और जब खाने को खिलाएगी तो खाना भी खत्म हो जाएगा, अर्थात खाना पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। यानी कि यहाँ पर आपके दो कर्म हैं। तो कुछ ऐसे वाक्य भी होते हैं जिसमें दो कर्म होते हैं, तो वहां पर आप डाउट, क्योंकि आपको ऐसा तो नहीं मिलेगा कि हर वाक्य में आपको एक ही कर्म मिले। तो कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद, अकर्मक और सकर्मक। अकर्मक जिसमें कर्म की आवश्यकता नहीं पड़ती है उसे अकर्मक कहा जाएगा। जिस वाक्य में कर्म की आवश्यकता पड़ती है उसे सकर्मक कहा जाता है। हमने उदाहरण लिखे, लेकिन सकर्मक भी दो प्रकार के, इसके भी दो उपभेद हैं। पहला है इसका एक कर्मक क्रिया और दूसरा है इसका द्विकर्मक क्रिया। ठीक है, एक कर्मक क्रिया जिसमें एक ही कर्म हो, जिसमें अब यहाँ मैं आप लिख के दिखा दूं कि जिस वाक्य में एक कर्म हो, एक कर्म हो उसे आप एक कर्मक क्रिया कहेंगे, और साथ में जिस वाक्य में दो कर्म हो उसे कहा जाएगा द्विकर्मक क्रिया। ठीक है, जिस वाक्य में एक ही कर्म हो उसे एक कर्मक, और जिसमें दो कर्म हैं उसे द्विकर्मक क्रिया कहा जाएगा। तो ये है आपका एक कर्मक और ये है आपका द्विकर्मक। ये है किसके? ये है सकर्मक क्रिया के उपभेद। ये है
सकर्मक क्रिया के उपभेद। ठीक है, और सकर्मक कर्म के आधार पर जो है आपके सकर्मक और अकर्मक दो प्रकार की यहाँ पर क्रियाएं होती हैं। ठीक है, तो इसको आप इसी तरह से नोट करें तो अच्छा है। तो फ्लो चार्ट के माध्यम से आप इसको याद करें। यहाँ पूर्ण विराम कीजिएगा। ठीक है, ठीक है, तो पहला यहाँ पर किसके आधार पर, कर्म के आधार पर हमने क्रिया के भेद किए। क्रिया के दो भेद, सकर्मक अकर्मक। सकर्मक जिसमें कर्म हो, और सकर्मक के भी दो भेद, एक कर्मक क्रिया द्विकर्मक क्रिया जिसमें एक ही कर्म हो, वहां पर एक कर्मक, और द्विकर्मक जिसमें दो कर्म हो, तो वहां पर आपका क्या है, वो आपका ये देखिए, ये पहला और ये आपका दूसरा। ठीक है, और यहाँ पर खाना एक ही आपका कर्म है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखिए, दूसरा आधार है इसका प्रयोग के आधार पर। चलिए मैं यही लिख देती हूँ, प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद। हेडिंग डालेंगे, प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद। चलिए, अब प्रयोग के आधार पर भी इसके चार भेद हैं। कितने भेद हैं, चार भेद हैं। इसको आप प्रकार से लिखें, पहला है आपका सरल क्रिया, दूसरा है आपका संयुक्त क्रिया, तीसरा है आपका नामिक क्रिया, और चौथा है इसका प्रेरणार्थक क्रिया। ठीक है, हमने कहा पहले हमने कर्म के आधार पर इसके भेद किए थे। अब हम कह रहे हैं कि प्रयोग के आधार पर पहला तो इसका सरल क्रिया हो गया, दूसरा इसका संयुक्त हो गया, तीसरा इसका नामिक क्रिया हो गया, और चौथा इसका प्रेरणार्थक क्रिया हो गया। ठीक है, अब इनको भी आप इस प्रकार से ब्लॉक में बंद कर दें। तो ये चार प्रकार की जो है क्रियाएं हैं, जिसमें पहला सरल क्रिया, संयुक्त क्रिया, नामिक क्रिया और प्रेरणार्थक क्रिया। हालांकि मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में प्रेरणार्थक क्रिया अलग से पढ़ा चुकी हूँ, लेकिन मैं इसको इसके आधार पर ही बताऊंगी, ताकि आपको पता चले कि ये जो प्रेरणार्थक क्रिया है ये किस आधार पर है। ठीक है, तो जो सकर्मक और अकर्मक है वो कर्म के आधार पर, कि कोई भी वाक्य जिसमें कर्म है और कर्म है तो क्यों उसमें कितने कर्म हैं, तो इस आधार पर हम कर्म के आधार पर उसके
क्रिया का भेद किया। अब यहाँ प्रयोग के आधार पर, यानी कि जब आप किसी वाक्य में क्या कर रहे हैं, क्रिया का प्रयोग कर रहे हैं, तो किस किस प्रकार से उसका यहाँ पर भेद हुआ है वो यहाँ पर हम लिख रहे हैं। तो देखिए पहला है आपका सरल क्रिया, तो इसको आप पहली हेडिंग डाल सकते हैं, सरल क्रिया। तो सरल क्रिया क्या होती है? एक ही धातु से बनी क्रिया को सरल क्रिया कहा जाएगा। सरल क्रिया कहा जाता है। ठीक है, एक ही धातु से बनी क्रिया को सरल क्रिया कहा जाता है। जैसे यहाँ उदाहरण में आप लिखें, क्या इसको इसी में लिखें ताकि यहाँ पर आपका एक ही धातु से बनी क्रिया, शॉर्ट में लिखेंगे सर, एक ही धातु से बनी क्रिया। तो देखिए एक उदाहरण इसका लिखते हैं, तुम यहाँ से जाओ, तुम यहाँ से जाओ। ठीक है, अब यहाँ पर जो क्रिया है वो क्या है, जाओ। ठीक है, क्रिया है आपकी जाओ, तो यहाँ पर जाना धातु से बनी है जाओ, तो यहाँ पर एक ही धातु से बनी है ये। ठीक है, दूसरा देखिए यहाँ पर मैंने निबंध पढ़ा, तो पढ़ धातु का यहाँ पर ये जो है आपका क्रिया है। ठीक है, मैंने निबंध पढ़ा। अब दूसरा यहाँ पर आप संयुक्त क्रिया की बात करेंगे। जब मैं संयुक्त क्रिया लिखूंगी तो आपको डिफरेंस इसमें अंतर पता चलेगा और फिर आप इसको भी समझ पाएंगे। तो पहले मैं संयुक्त क्रिया के कुछ उदाहरण और इसकी परिभाषा लिख दूं, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि ये सरल क्रिया क्यों है और ये संयुक्त क्रिया क्यों है। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी जो संयुक्त क्रिया है वो क्या कहती है, दो या दो से अधिक मूल क्रियाओं की, दो या दो से अधिक मूल क्रियाओं के योग से बनी क्रिया आपकी संयुक्त क्रिया कहलाती है। संयुक्त क्रिया कहलाती है। ठीक है, अब इसका उदाहरण लिखेंगे फिर अच्छे से समझ में आएगा। उदाहरण के लिए जैसे माँ खाना बना चुकी है।
अब देखिए यहाँ क्रिया है बना चुकी है, तो ये जो है दो से अधिक मूल क्रियाओं के योग से बना है। जो ये क्रिया यहाँ पर हो रही है, जो वाक्य यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि माँ खाना बना चुकी है। अब ये बना चुकी है, ये सभी क्या है? ये क्रिया है, ये पूरा क्रिया है। अब आप देखिए किसी सिंगल शब्द से, किसी एकल शब्द से नहीं बना है, बल्कि यहाँ पर दो से अधिक शब्द आपको दिख रहे हैं, तब जाके आपकी क्रिया पूरी हो रही है। तो ये संयुक्त क्रिया है। और यहाँ पर देखो क्रिया पूरी हो गई, तुम यहाँ से जाओ, बस जाओ में आपकी क्रिया कंप्लीट है। फिर है मैंने निबंध पढ़ा, तो पढ़ा शब्द आपको कंप्लीटली बता रहा है कि काम हो चुका है। या मैंने खाना खाया, तो यहाँ खाया शब्द क्या बता रहा है? ये जो है सरल क्रिया है। लेकिन अब आप यहाँ कह रहे हैं कि माँ खाना बना चुकी है, या मैं पढ़ रहा हूँ, या मैं पढ़ रही हूँ, तो ये जो है ये आपकी संयुक्त क्रिया के अंदर आता है, इसके अंतर्गत आता है। तो जल्दी से इसे नोट करें कि आपके प्रयोग के आधार पर आपकी क्रिया के भेद हैं चार। पहला सरल क्रिया, जिसमें एक ही धातु से बनी क्रिया होती है, लेकिन यहाँ पर संयुक्त क्रिया में दो या दो से अधिक जो है मूल क्रियाओं के योग से ये बनी होती है, संयुक्त क्रिया कहलाती है। चलिए इसको नोट करें। ठीक है, इसके बाद थर्ड है आपका नामिक क्रिया। नामिक क्रिया थोड़ा आपका लंबा है, इसको मैं पहले प्रेरणार्थक क्रिया कराऊंगी और लास्ट में आपको नामिक क्रिया बताऊंगी। तो देखिए अब इसके बाद है आपका प्रेरणार्थक क्रिया। इसको मैं थर्ड में ही लिख दूं, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। प्रेरणार्थक क्रिया, चलिए हेडिंग डालेंगे प्रेरणार्थक क्रिया। तो जब किसी वाक्य में एक संज्ञा किसी अन्य संज्ञा को कार्य करने के लिए, इसको हालांकि मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में बता चुकी हूँ, के लिए प्रेरित करे, तो वह प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। जब एक संज्ञा किसी अन्य संज्ञा को कार्य करने के लिए क्या करे? प्रेरित करे, तो उस समय हम क्या कहेंगे? ये आपकी प्रेरणार्थक क्रिया है। ठीक है, अब उदाहरण लिखेंगे। अध्यापिका छात्रों से लेख लिखवा रही है। अध्यापिका छात्रों से लेख लिखवा रही है। अब यहाँ पर अध्यापिका आपकी संज्ञा है और छात्र भी आपकी संज्ञा है। ठीक है, आई बात समझ में? अध्यापिका भी आपकी संज्ञा है और छात्र भी आपकी संज्ञा है। अध्यापिका छात्रों से लेख लिखवा रही है, अर्थात अध्यापिका छात्रों को प्रेरित कर रही है कार्य करने के लिए। यहाँ अध्यापिका छात्रों को प्रेरित कर रही है कार्य करने के लिए, इसलिए यहाँ पर क्या है? प्रेरणार्थक क्रिया है। अध्यापिका के द्वारा प्रेरित हुए छात्र और फिर उन्होंने काम किया। यहाँ पर कर्ता तो
कौन है? छात्र है। ठीक है, चलिए तो इसको लिखें आप, जल्दी से नोट करें। एक दूसरा उदाहरण लिख सकते हैं कि मालिक नौकर से चाय बनवा रहा है। बनवा रहा है। नौकर, मालिक नौकर से चाय बनवा रहा है। तो इसमें भी मालिक जो है प्रेरणा दे रहा है किसको? नौकर को काम करने के लिए क्रिया। तो इसमें भी आपकी प्रेरणार्थक क्रिया का ही बोध हो रहा है। ठीक है, और इसके बाद आपका एक बच जाता है नामिक क्रिया। तो देखिए, जब आप संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण में प्रत्यय जोड़ करते हैं तो वो आपकी नामिक क्रिया कहलाती है। इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अभी आज के लिए बस इतना ही। तो यहाँ पर आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा कि कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद हैं, अकर्मक और सकर्मक। अकर्मक जिस वाक्य में कर्म की आवश्यकता न हो, सकर्मक जिसमें कर्म की आवश्यकता हो। सकर्मक भी दो प्रकार के होते हैं, जिसमें एक कर्म हो उसे एक कर्मक, जिसमें दो कर्म है उसे द्विकर्मक कहा जाता है। इसके बाद हमने यहाँ पर प्रयोग की दृष्टि से प्रयोग के आधार पर क्रिया का भेद किया, जिसमें चार प्रकार की क्रियाएं होती हैं, सरल क्रिया, संयुक्त क्रिया, नामिक और प्रेरणार्थक क्रिया। तो तीन क्रियाओं के बारे में पढ़ चुके हैं। नामिक क्रिया को मैंने आपको बता दिया है, बाकी इसके जो उदाहरण है उसको नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।